हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्रैश कोर्स में बात कर रहे हैं किस पर, आपके मुद्रा एवं बैंकिंग पर, और मुद्रा एवं बैंकिंग का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, मुद्रा एवं बैंकिंग में और जो हम लोगों ने शुरू किया था, स्टार्टिंग का जो टॉपिक था, उसमें आपने यह देखने का प्रयास किया था कि बैंक क्या होता है, बैंक के कार्य क्या होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, वे सारी चीजें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया था। और उसमें गवर्नर से संबंधित सारी बातें बताई कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी की नियुक्ति किसके स्थान पर की गई, तो आपको पता है उर्जित आर पटेल के स्थान पर की गई। सबसे लंबा कार्यकाल विनेगर रामाराव का था, आपने भी देखा, वह 7 साल 129 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। सबसे छोटा कार्यकाल अमिताभ घोष का था, वह 1985 में मात्र 20 दिन के लिए आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। तो इस सारी बातें, आरबीआई का सिंबल क्या है, तो अगर आप आरबीआई को कभी गूगल करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको एक सिंबल मिलेगा ना, उसमें आपको एक पशु मिलेगा, एक वृक्ष मिलेगा, तो है क्या, ये एग्जामिनर वहां से आपसे पूछने का प्रयास करते हैं। तो ताड़ का वृक्ष होता है और एक गोल्डन टाइगर होता है, जिसको बंगाली टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम लोग उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और चीजों को लेकर के। आज का जो आपका पहला सा टॉपिक है वह है कि भारत में मुद्रा का निर्गमन किस आधार पर किया जाता है। अब देखिए, जो मुद्रा निकाली जाती है, निर्गमित की जाती है, पहली बात तो आपको ये सुना होगा, मुद्रा का निर्गमन किस आधार पर किया जाता है। तो भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर मुद्रा का निर्गमन। अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि भारत में मुद्रा का निर्गमन किस आधार पर किया जाता है, तो भारत में मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम शानदार सा सेशन, एकदम जबरदस्त तरीके से, ताकि आप यहां से अच्छी चीजें समझ सके, पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका कि भारत में मुद्रा का निर्गमन, तो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर भारत में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। किसके आधार पर? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर भारत देश में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा। न्यूनतम कोष प्रणाली, भारत में मुद्रा का निर्गमन किस आधार पर किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी एमआरएस। दोस्तों, यह व्यवस्था न्यूनतम कोष प्रणाली भारत देश में 1957 से अपनाया गया। यानी किसी भी देश में मुद्रा के निर्गमन करने के लिए, देश में मुद्रा का निर्गमन करने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो मुद्रा कम से कम, तो मुद्रा के निर्गमन का जो न्यूनतम कोष अपनाया गया है वह वर्तमान समय में कितने का है? 200 करोड़ का है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम कोष कितने का है? 200 करोड़ का है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूनतम कोष कितने का है? 200 करोड़ का है, जिसमें से क्या भैया, जिसमें से आपको पता होना चाहिए 115 करोड़ रुपए का, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए में, क्या 85 करोड़ रुपए में फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति होना अनिवार्य है। एक क्या होता है अभी बता रहा हूं, क्या? विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति होना अनिवार्य है। विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति होना अनिवार्य है। समझ में आया? क्या होना अनिवार्य है भैया? विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आपके एग्जाम में, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में जो प्रश्न यहां से बनने वाला है वो यही पूछेगा कि भारत में मुद्रा का निर्गमन किस आधार पर किया जाता है। तो यहां देखिएगा 3 चीजें आपको मिल गई। ये तो स्वर्ण होगा, सोना,
दूसरा होगा विदेशी मुद्रा, एक सोना होगा, दूसरा होगा विदेशी मुद्रा, और तीसरा होगा सरकारी प्रतिभूति। इन तीन आधार पर भारत देश में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। अब देखिएगा, भारत देश में इसका आधार हो गया। अब मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? कौन करता है भारत देश में मुद्रा का निर्गमन? तो दोस्तों, भारत देश में 2 रुपए से ऊपर सभी करेंसी आरबीआई बनाती है। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपए से ऊपर की सभी करेंसी, आप सिंबल को समझ सकते हैं, सभी करेंसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपए से ऊपर की सभी करेंसी को आरबीआई बनाता है, आरबीआई तैयार करता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अब 2 रुपए से ऊपर मतलब कौन कौन सी करेंसी वर्तमान समय में देश में है? 2 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, 200 रुपए है, 500 रुपए है, क्या 500 रुपए है, और 2000 रुपए है। अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आरबीआई कितनी करेंसी बनाती है तो आपको रटना पड़ेगा। अभी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी करेंसी आरबीआई बनाता है? 9 करेंसी बनाता है। दोस्तों, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए की करेंसी, यहां थोड़ा अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा, क्या सीखने को मिलने वाला है? सीखने को मिलने वाला है कि 1 रुपए की करेंसी प्लस सभी सिक्के कौन बनाता है? तो यह भारत सरकार की देखरेख में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है। इसीलिए आपने कभी भी 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंकन नहीं पाया होगा। समझ में आया? 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंकन आपने नहीं पाया होगा। अब देखिएगा, 1 रुपए की करेंसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती नहीं है, भारत सरकार बनाता है। बहुत शानदार। 1 रुपए की करेंसी को कौन बनाता हुआ आपको मिलेगा? भारत सरकार बनाता है। अब आपको यहां से कुछ और चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे आप यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी नोट कौन बनाता है। अब देखिएगा, अब मैंने आपको यहां से बताया, अब थोड़ा सा यहां पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा चीजें हम लोग लेकर के चलते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से चीजों को समझ लें। प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के सभी करेंसी पर कौन बनाता है? कौन हस्ताक्षर करता है? तो इस पर जो हस्ताक्षर होता है वह आरबीआई के गवर्नर का होता है। हस्ताक्षर कौन करता है? तो आरबीआई गवर्नर करता है। आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर। लेकिन 1 रुपए की करेंसी को हस्ताक्षरित करने का काम, यानी उसको लीगल टेंडेंसी कहा जाता है, वैधानिकता यानी वैधानिक दर्जा देने का काम आरबीआई के गवर्नर का नहीं बल्कि भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है। याद रखिएगा, 1 रुपए की करेंसी पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो 1 रुपए की करेंसी पर जो हस्ताक्षर किया जाता है वह वित्त सचिव यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है।
किसके द्वारा किया जाता है? वित्त सचिव के द्वारा, यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। अब करेंसी प्रेस कहां है? भारत देश में करेंसी कहां छपती है? करेंसी प्रेस। तो भारत देश की जो करेंसी प्रेस है वह कहां है? तो करेंसी प्रेस भारत देश की कहां है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत देश की जो करेंसी प्रेस है बस वह है नासिक में। कहां है? नासिक में है। नासिक कहां है दोस्तों? यह आपके महाराष्ट्र राज्य में है। एक करेंसी प्रेस आपका देवास में है। कहां पर? देवास। देवास कहां है? यह मध्य प्रदेश में है। एक करेंसी प्रेस आपका मैसूर में है। मैसूर मतलब कर्नाटक। एक करेंसी प्रेस आपका शाल्बनी में है। शाल्बनी। शाल्बनी कहां है? तो शाल्बनी है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तो यह भारत देश के करेंसी प्रेस कारखाने हैं जहां पर करेंसी तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है भैया? करेंसी तैयार की जाती है। बहुत ही शानदार सा सेशन चलेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, यहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि कम समय में आपको अच्छी चीजें सिखा दिया जाना, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें। अब क्या हुआ कि हम लोग अभी मुद्रा की ही बात कर रहे हैं, तो मुद्रा में एक चीज बड़ा शानदार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भैया? मुद्रा में यह पूछा जाता है कि मुद्रा में किसका चित्र अंकित है, और एक चीज और, भारतीय करेंसी पर, भारतीय करेंसी पर भारतीय करेंसी पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? मुद्रा की वैल्यू कितनी भाषा में लिखी होती है? तो भैया मुद्रा की वैल्यू कितनी भाषाओं में लिखी होती है? तो मुद्रा की वैल्यू 17 भाषाओं में लिखी होती है। कितनी भाषाओं में लिखी होती है? 17 भाषाओं में आपके मुद्रा की वैल्यू लिखी होती है। समझ में आया? 17 भाषाएं आपके मुद्रा में होती हैं। अब देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि 2000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, यहां तक कि मुद्रा की कई चीजें। एक तो कलर पूछा जाता है, रंग पूछा जाता है, दूसरा साइज पूछा जाता है, और तीसरा उस पर किसका चित्र अंकित है यह पूछा जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं भारतीय करेंसी पर। आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। भारतीय करेंसी, भारतीय करेंसी, भारतीय करेंसी में से हम लोग यहां से बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले करेंसी की वैल्यू यहां लिखेंगे, करेंसी, फिर लिखेंगे साइज, नोट की साइज पूछी जाती है, फिर लिखेंगे रंग, फिर लिखेंगे चित्र, कौन सी नोट पर किसका चित्र अंकित है। बोलिए, यह सिस्टम सही है कि नहीं है? जल्दी से बताइए भाई, यह सिस्टम सही है कि नहीं है? जल्दी से बताइए। अब देखिएगा क्या है, अब यहां से हम लोग बहुत कुछ चीजें आज सीखने वाले हैं। चलिए, तो बड़े से छोटे की ओर चलते हैं कि छोटे से बड़े की ओर? बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा और आप आराम से चीजों को याद कर सकते हैं। साइज जो नोट की दिखाई जाती है वह मिलीमीटर में दिखाई जाती है। किस में दिखाई जाती है? मिलीमीटर में दिखाई जाती है। कितनी मिलीमीटर है? सेंटीमीटर में थोड़ी ना होगी, मिलीमीटर में होगी। अब देखिएगा
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2000 रुपए की नोट का। 2000 रुपए की नोट का। अब सर 2000 रुपए की नोट का साइज क्या है? क्या साइज क्या है? तो 2000 रुपए की नोट का साइज है 66 इंटू 166 mm। 66 इंटू 166, यानी यह 66 मिलीमीटर चौड़ी और 166 मिलीमीटर लंबी है। अरे नाप लो यार। इसका रंग क्या है? मैजेंडा है। अब हिंदी मत पूछना, जो रंग आता है मैं वही बताऊंगा। रंग क्या है? मैजेंडा है। और इस पर किसका चित्र अंकित है भैया? तो मंगलयान का। किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का चित्र अंकित है। मंगलयान का। ये साइज वाले ध्यान दीजिए। अगर आपकी नोट इतनी है ना, ऐसे है ना, तो इसमें 166 mm ये होता है और 66 mm यह होता है। समझ गए? अब हम लोग 500 की बात करेंगे। 500 की बात करेंगे। ये क्या हो गया? थोड़ा ऊपर लिखे ताकि सब आ जाए भैया, पूरी नोटें आ जाए। 500 की नोट देख लो। 500 की नोट की जो साइज है दोस्तों, वह 66 mm चौड़ी और 155 mm लंबी है। 66 mm चौड़ी है, 155 mm लंबी है। रंग क्या है नोट का? तो रंग का नोट है स्टोन ग्रे। क्या है? स्टोन ग्रे रंग है। और आपको पता है उस पर क्या है? लाल किला है। लाल किला, ये पूछा जाता है इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूं, आप आराम से देख लीजिए। क्या है? लाल किला है। अब हम 200 रुपए की नोट की बात करें। 200 रुपए की नोट, तो 200 रुपए की नोट जो है आपकी, उसकी लंबाई है 66 mm इंटू 146 mm। 66 mm इंटू 146 mm। ब्राइट येलो उसका कलर है। इंग्लिश में लिख देते हैं BRIGHTYELLO, ब्राइट येलो। और उस पर किसका चित्र है? तो आप बताइए। सांची का स्तूप। मैं इसको YouTube पर भी आप लोगों को बता चुका हूं भैया। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। समझ में आया ना? तो 200 रुपए की नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप। अब 100 रुपए की बात आ गई। तो 100 रुपए की जो नोट है आपकी, जो आपकी 100 रुपए की नोट है, वह 66 mm इंटू 142 mm। नई वाली बात होगी भैया, पुरानी वाली नहीं, ध्यान दीजिएगा। 66 mm इंटू 142 mm। सर कलर क्या है? तो उसका कलर है लेवेंडर। कलर क्या है उसका? कलर है उसका लेवेंडर। और इस पर जो चित्र अंकित है भैया, वह रानी की बाब या रानी की बावड़ी गुजरात में है। गुजरात में बावड़ी को बाब कहते हैं और रानी का बाब इस पर चित्र है। रानी का बाब या बावड़ी भी लिख सकते हैं। बावड़ी मतलब वही नहाने वाला जिसमें पानी होता है। अब बात करेंगे 50 रुपए की करेंसी का। तो 50 रुपए की करेंसी, ₹50 की करेंसी की जो साइज है वह 66 इंटू 135 mm है। 66 इंटू 135 mm है। और इसका कलर क्या है? तो दोस्तों इसका कलर है फ्लोरेंस ब्लू। क्या है? फ्लोरेंस ब्लू। और इस पर हम्पी का चित्र है, सब जानते हैं।
फ्लोरेंस ब्लू, अरे ब्लू कलर की है ना तो फ्लोरेंस ब्लू। और चित्र किसका है इस पर? हम्पी का चित्र है। किसका चित्र है? हम्पी का। ठीक, अब आइए हम लोग 20 और 10 की नोट की बात करेंगे। ₹20 की नोट की जो साइज है यहां थोड़ा चौड़ाई बदल जाती है, 63 mm इंटू 129 mm। 63 mm इंटू 129 mm इसकी साइज है। कितनी? 63 इंटू 129। रंग है ग्रीनिश येलो और है क्या? एलोरा की गुफाएं। रंग क्या है? ग्रीनिश, हल्का ग्रीन भी है, हल्का येलो भी है, तो उसको ग्रीनिश येलो कहते हैं। और चित्र है इस पर एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। चित्र क्या है? एलोरा की गुफाएं। दोस्तों हम ₹10 की नोट की बात करें तो यह 63 इंटू 123 mm है। क्या है? 63 इंटू 123 mm। चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन इसका कलर है। इस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है ना, थोड़ा सा पहिया बना हुआ है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क कहां है? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा है सर 5 का बता दीजिए, ₹2 का बता दीजिए, ₹1 का बता दीजिए। कोई मतलब नहीं है। देखिए चीजें हो जो आपके एग्जाम में काम की हो, चीजें हो जो आपके एग्जाम में काम की हो। बहुत ही शानदार। चलिए अब देखिएगा हम लोग इसमें और आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अब हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न होगा कि अब आपने मुद्रा का पूरा परिचर्चा देख लिया कि भारत देश में जो मुद्रा जारी की जाती है वह मौद्रिक नीति समिति के आधार पर जारी की जाती है। आरबीआई करेंसी जारी करता है, ₹2 से ऊपर सभी बड़े करेंसी, ₹1 की करेंसी तथा ₹1 से तथा सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिएगा क्या है, आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है। इसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आरबीआई का प्रमुख कार्य, तो भैया आरबीआई का प्रमुख कार्य है मुद्रा जारी करना। ध्यान देना, कई कार्य हैं इसके। आरबीआई मुद्रा जारी करता है, आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। मुद्रा कैसे क्या जारी होता है सारी बातें मैंने बता दी। बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, आरबीआई नए बैंकों की स्थापना करवाता है, पुराने बैंकों का शाखा विस्तार करवाता है, नए बैंकों का आपस में विलय भी करवाता है घाटे की स्थिति रहने पर, नए बैंकों का विलय भी करवाता है घाटे की स्थिति रहने पर। वे सारे काम आरबीआई करवाता है। तो देखिएगा सबसे पहला कार्य क्या है आरबीआई का। आरबीआई का पहला कार्य है मुद्रा जारी करता, मुद्रा जारी करता। आरबीआई मुद्रा जारी करता है ₹2 से ऊपर के सभी करेंसी को। ₹2 से ऊपर के सभी करेंसी को आरबीआई क्या करता है? जारी करता है। ठीक है, और अब क्या है?
और क्या करता है आरबीआई? अब ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई बैंकों का नियंत्रण करता है। बैंकों का नियंत्रण। अच्छा, बैंकों का नियंत्रण कैसे करता है? बैंकों के नियंत्रण में आता है आपका शाखा विस्तार। आरबीआई शाखा विस्तार करता है। क्या करता है? शाखा विस्तार करता है। बैंकों का विलय करवाता है। बैंकों का विलय करवाता है। आरबीआई शाखा विस्तार करता है, बैंकों का विलय करता है, नई बैंकों की स्थापना करवाता है, नई बैंकों की स्थापना करवाता है, नई बैंकों की स्थापना करवाता है, बैंकों को उधार देता है। क्या करता है? बैंकों को ऋण देता है, बैंकों को ऋण देता है, बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण बैंकिंग नियंत्रण स्थापित करता है। इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसको अंतिम उधारदाता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अंतिम उधारदाता। अंतिम उधारदाता भी कहते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको अंतिम उधारदाता मतलब अगर बैंकों को कहीं ऋण नहीं मिलता है तो कौन देता है? आरबीआई देता है। इसलिए आरबीआई को अंतिम उधारदाता भी कहते हैं। समझ में आया? बैंकों का अंतिम उधारदाता आरबीआई। बहुत शानदार। अब देखिएगा अगला क्या है। अगला कार्यों में हम बात करें तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से अगर हमको अपने पैसे की लेन देन होती है, जरूरत पड़ती है, तो हम कहां जाते हैं? बैंकों के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़े, अगर बैंकों को पड़े तो बैंकों का बैंक लिखा होगा आपने, बैंकों का बैंक कहते हैं इसको। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक। कार्य ये सब कार्य ही हैं। मतलब बैंकों से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं वह सब सुना था आरबीआई करता है। दोस्तों आप ये बताइए, अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम अपने बैंकों के पास जाते हैं। अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है। सरकार का मतलब दोस्तों, चाहे आपका भारत सरकार हो, चाहे आपकी भारत सरकार हो या फिर आपकी केंद्र सरकार हो, अगर किसी को भी पैसे से संबंधित आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वह सब किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है तो सबको पता है दोस्तों, इसीलिए आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक, जैसे लोगों का बैंक सामान्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उसी प्रकार से सरकार का बैंक किसको कहते हैं? सरकार का बैंक आरबीआई को कहा जाता है।
आरबीआई को क्या कहा जाता है? आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंक कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिएगा क्या है दोस्तों, आरबीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बैंकिंग से संबंधित कोई सम्मेलन होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बैंकिंग से संबंधित कोई सम्मेलन होता है तो आरबीआई उसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब आरबीआई भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, आरबीआई सरकार का एजेंट है, आरबीआई सरकार का सलाहकार है। तो लिख लीजिएगा, सरकार के सलाहकार के रूप में सरकार का सलाहकार, एजेंट, सरकार का सलाहकार, एजेंट तथा प्रतिनिधित्व करता। क्या? प्रतिनिधित्व करता। ये आरबीआई के मैं कार्यों की बात कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व करता। और आरबीआई क्या कार्य करता है? और अगर हम आरबीआई के कार्यों की बात करें तो आरबीआई भारत देश में विदेशी मुद्रा भंडारण का भी कार्य करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडारण का भी कार्य करता है। तो लिख सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडारण, विदेशी मुद्रा भंडारण करता। तो विदेशी मुद्रा भंडारण का काम किसका है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण का कार्य आरबीआई का है। विदेशी मुद्रा भंडारण का कार्य आरबीआई का है। अब देखते हैं दोस्तों, आरबीआई क्या करती है? साख नियंत्रण का कार्य करती है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या होता है हम अगले स्लाइड में सीखने वाले हैं। साख नियंत्रण, आरबीआई क्या करता है? साख नियंत्रण का कार्य करता है। आपको बहुत सारी चीजें एकदम समान तरीके से समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आया होगा कि साख नियंत्रण का कार्य क्या है। साख नियंत्रण का कार्य क्या है? तो चलिए देख लेते हैं कि साख नियंत्रण किसको कहते हैं। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण का मतलब होता है क्रेडिट कंट्रोल। क्या? क्रेडिट कंट्रोल। याद हो तो मैंने साख के बारे में पिछली क्लास में बताया था। साख का मतलब होता है वित्त की व्यवस्था। साख का मतलब होता है वित्त की व्यवस्था। इस साख से क्या मतलब है? वित्त की व्यवस्था, या वित्त भी कह सकते हैं। वित्त या वित्त की व्यवस्था, वित्त या वित्त की व्यवस्था, वित्त या वित्त की व्यवस्था, वित्त या वित्त की व्यवस्था। अब देखिएगा वित्त क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कभी पैसे की आवश्यकता पड़ी, आप किसी से ऋण लेना चाहते हैं, आप किसी से उधार लेना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल बता रहा हूं। यहां आप हैं, मान लो आपका अकाउंट किसमें है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। आपका अकाउंट किसमें है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। और एक यहां पर है आरबीआई, एक यहां पर क्या है? आरबीआई है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहां जाएंगे? एसबीआई के पास।
आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहां जाएंगे? तो भैया आप चले जाएंगे आरबीआई के पास या बैंक के पास। आप बताइए, आप आरबीआई के पास दौड़े दौड़े जाएंगे या आप किसी बैंक के पास दौड़े दौड़े जाएंगे? ये आप पहले स्पष्ट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आप जाएंगे बैंक के पास। क्यों? क्योंकि एसबीआई का काम है साख सृजन करना। सृजन का मतलब होता है पैदा करना, साख सृजन। और साख सृजन का कार्य किसका है? एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। साख सृजन का काम किसका है? एसबीआई का है। यह आपके लिए साख सृजन का कार्य करता है। ठीक है, यह आपके लिए साख सृजन का कार्य है। साख का मतलब आपको पैसा देता है, आपके लिए वित्त की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। मान लीजिए चलो भैया हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जा लेने बैंक से चलते हैं। बैंक मतलब एसबीआई। ऐसा नहीं आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई नहीं देगी, क्योंकि आपको वाणिज्यिक बैंक ही पैसा देंगे जो आपके लिए साख सृजन का कार्य करते हैं। अब पूछा जाएगा कि साख सृजन का कार्य कौन करता है? तो कॉमर्शियल बैंक करते हैं, वाणिज्यिक बैंक करते हैं, आरबीआई नहीं करती। आरबीआई किसका करती है? साख नियंत्रण का कार्य करती है। सर अभी तो आपने बताया था कि आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करती है, साख सृजन का कार्य तो आरबीआई करते ही नहीं। अब देखिएगा क्या है, आरबीआई एसबीआई के पास आप गए, एसबीआई के पास पैसे नहीं हैं, तो एसबीआई यह नहीं कहेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है मैं तुमको नहीं दूंगा। एसबीआई का, क्योंकि यह दायित्व है एसबीआई का कि एसबीआई आपको ऋण दे, तो एसबीआई ने आपको ऋण नहीं दिया। अब एसबीआई क्या करेगा? कहां जाएगा? एसबीआई अब जाएगा आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है वह बैंकों का बैंक है। आरबीआई जो है वह बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। अब देखिएगा क्या होगा। अब ये यहां से गया इसके पास, यह इसको मना नहीं करेगा कि मैं ऋण नहीं दूंगा। अब आरबीआई भी इसको मना नहीं कर सकता एसबीआई को कि मैं आपको ऋण नहीं दूंगा, लेकिन करेगा क्या? कंट्रोल करेगा, ऐसी पकड़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि कंट्रोल कैसे करेगा? अगर आरबीआई यह चाह रहा हो अगर यह चाह रहा है किसने? आरबीआई, कि देश में लोगों के पास पैसे ज्यादा होने चाहिए, तो यह क्या करेगा? इसको सस्ता ऋण देगा, सस्ता ऋण देगा। सस्ता ऋण देने से क्या होगा? तरलता बढ़ जाएगी। तरलता का मतलब होता है मुद्रा, तरलता या मुद्रा बढ़ जाएगी। यह इसको क्या करेगा? सस्ता ऋण देगा। लेकिन अगर यह चाह रहा है कि तरलता कम हो तो यह इसको क्या करेगा? महंगा ऋण देगा। जाहिर सी बात है, महंगा ऋण देगा, देगा जरूर। कंट्रोल इसी के हिसाब से करता है, कभी सस्ता देगा कभी महंगा देगा। महंगा देगा तो तरलता हो जाएगी कम। देखिए कैसे, अगर इसने इसको सस्ता ऋण दे दिया, इसका मतलब यह चाह रहा है आरबीआई कि देश में अर्थव्यवस्था में और पैसे में वृद्धि हो, देश में अर्थव्यवस्था में और पैसे में वृद्धि हो। तो एसबीआई सस्ता पाएगा तो इसको सस्ता देगा, इसको आपको सस्ता देगा तो आप ज्यादा लेंगे, आपके पास पैसे कम होंगे। अगर यह महंगा देगा, एसबीआई महंगा पाएगा कम लेगा, तो आपको महंगे ब्याज में देगा, आप कम पैसा लेंगे। मतलब देने का काम इसका ही है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल ना करके इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है।
समझ में आया? यह डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता, इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो यह रहा शाख नियंत्रण। दोस्तों, हमने आरबीआई के कार्यों को बहुत ही शानदार तरीके से देखने का प्रयास किया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। वाह, क्या शानदार प्रश्न है। यहां से बहुत कुछ चीजें सीखने को चीजें डायरेक्ट मिलेंगी। मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? मौद्रिक नीति में एक मौद्रिक मतलब मुद्रा और नीति का मतलब नियम। मौद्रिक नीति से तात्पर्य मुद्रा के प्रवाह से संबंधित नीति से है। मौद्रिक नीति के माध्यम से यह तय किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। यानी मुद्रा के प्रवाह के नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मुद्रा के प्रवाह के नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मुद्रा के प्रवाह के नीति को क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति। मुद्रा के प्रवाह के नीति को। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से चीजें बहुत शानदार। तो मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। लिख लीजिएगा, मुद्रा के प्रवाह के लिए, मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति को, बनाई जाने वाली मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति को मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको बहुत शानदार एग्जांपल बता रहा हूं। मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, या अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है। तरलता को नियंत्रित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, जब तक आप तरलता नहीं सीखोगे, आप एक अच्छी चीज नहीं सीख सकती हो। तरलता आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तरलता के माध्यम से ही इसको नियंत्रित
किया जाता है। देखिए कैसे, मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है। अब कितने विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो जानते हैं कि तरलता किसको कहते हैं। अब याद रखिएगा तरलता क्या है। तरलता को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी। तरलता समझिए, फिर इस पेज पर मैं वापस आता हूं। तरलता, तरलता को बोलते हैं लिक्विडिटी। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है मुद्रा का प्रवाह, एक शब्द होता है मुद्रा का प्रवाह। मुद्रा के प्रवाह को कहा जाता है फ्लो ऑफ मनी। क्या? फ्लो ऑफ मनी। एक को कहते हैं, एक शब्द इसके लिए और आता है मुद्रा आपूर्ति। इसके लिए एक शब्द और आता है बॉस, उस शब्द का नाम है मुद्रा आपूर्ति। क्या बोलते हैं? मुद्रा आपूर्ति। अब देखो मुद्रा आपूर्ति किसको कहते हैं? मुद्रा आपूर्ति। तो मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई। अब देखिए यहां से क्या सीखना है आपको, यहां से आपको सीखना क्या है। तरलता का मतलब क्या होता है? तरलता, मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा आपूर्ति, सब एक शब्द है। इसमें कोई अलग शब्द नहीं है, सब अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मतलब है ज्यादातर आपको तरलता ही मिलेगा या मुद्रा आपूर्ति। सुनते होंगे आप लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो तरलता और मुद्रा आपूर्ति के अलावा और कोई सा शब्द आपको मिलेगा नहीं। या आप कभी तरलता सुनेंगे या मुद्रा आपूर्ति सुनेंगे। एट द टाइम होल मनी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड लिक्विडिटी। क्या? एट द टाइम होल मनी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड लिक्विडिटी। एट द टाइम होल मनी ऑफ यू इज कॉल्ड योर लिक्विडिटी। एट द टाइम होल मनी ऑफ माई इज कॉल्ड माई लिक्विडिटी। एक शब्द है जो कि आपको परेशान करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल होगा पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था में। तरलता का मतलब देखिए, जैसे आपने अगर अपने जेब में 500 रुपए रखा है तो 500 रुपए वो आपकी क्या है? तरलता है। वह आपकी मुद्रा प्रवाह है, वह आपकी मुद्रा आपूर्ति है। ठीक उसी प्रकार अगर देश में वर्तमान समय में 500 करोड़ है, हालांकि 500 करोड़ कुछ नहीं होता, अगर 500 करोड़ है तो 500 करोड़ देश की क्या है? तरलता है। आपकी अभी तरलता क्या है? 50 रुपए है, मान लीजिए 500 रुपए है। आप बैठकर अभी मेरी क्लास देख रहे हैं, उसके बाद आप जाएंगे फुल्की खाकर आएंगे 20 रुपए की। आपके पास अब कितनी तरलता हो गई? 480। एक चीज, आपने जेब में रखा है 500 रुपए, वो आपकी तरलता है। आपने अपने अकाउंट में 5000 रखा है, वह कुछ नहीं आपकी तरलता है। मतलब क्या है? आप प्रेजेंट टाइम में, एट द टाइम आप कितना मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं, वह आपकी तरलता है। तरलता का मतलब यार सामान्य भाषा में समझ लो, जो आपके पास पैसा होता है वही आपकी तरलता होती है। देखिए मैं पैसा नहीं कह सकता क्योंकि पैसा मुद्रा का क्या होता है? भारत देश में मात्रक है, इसलिए पैसा कहना उचित नहीं है। आप मुद्रा ही समझिए, जो आपके पास मुद्रा है वो आपकी तरलता है और कुछ नहीं है। बहुत सामान्य भाषा में बता रहा हूं। इसका मतलब ये समझ लिया कि अगर आपके पास तरलता ज्यादा है तो आपकी मांग ज्यादा होती है। आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आपकी मांग ज्यादा होगी। अच्छा, मांग एक शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है सर आवश्यकता। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ये बड़ी समस्या आ गई। कहते हैं सर कि मांग बढ़ेगी आवश्यकता बढ़ेगी, क्या होगा? कहा जाता है आवश्यकता बढ़ेगी तब मांग बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मांग और आवश्यकता में अंतर है। देखिए कैसे, भूख लगी हो, भूख लगी हो, भोजन की आवश्यकता है कि मांग है? बताइए। भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भूख लगने पर सबसे टॉप रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाएंगे, ये डिमांड है। मांग और आवश्यकता में यही अंतर है। अपने भाषा में आप कुछ भी समझे, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से यही है। आप अपने घर से 10 किलोमीटर कोचिंग रोज पैदल जाते हैं, आपको बाइक लेना एक आवश्यकता है, लेकिन बाइक में बुलेट लेंगे 3 लाख की, यह मांग है। यह कब होगा? जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे होंगे तो ये बढ़ेगी, नहीं होंगी तो नहीं बढ़ेगी।
आपने बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को देखा होगा जो आपके साथ में रह करके पढ़ाई करते थे, 2 रुपए 5 रुपए की कहीं भी चाय पी लेते थे, लेकिन आज जो एसडीएम है, अधिकारी है, एसएससी क्वालिफाई किया, दरोगा क्वालिफाई किया, तो कहते हैं कि मैं बिना रेस्टोरेंट का चाय नहीं पीता हूं। क्यों? वो बदले नहीं। लोग कहते हैं कि सामने वाले के पास पैसा हो गया, वह सामने वाला बदल गया। लोग क्या कहते हैं कि पैसा हो गया बदल गया, ऐसा नहीं है। वो मुद्रा का सिद्धांत यही कहता है कि तरलता बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। तरलता बढ़ने पर क्या होता है? मांग बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।